दोस्तों भाइयों, तो मेरे भाई क्लास 9th में जो आपके साइंस के पेपर है, तो मेरे भाई एक पॉइंट याद रखना, साइंस के पेपर जो आपने देखा मिड टर्म में थोड़ा सा अटपटा सा पेपर आया था। अगर आप लोग को पता हो तो मेरे भाई याद रखना, फाइनल टर्म में जो आपके एनुअल पेपर है, तो मेरे भाई उसके लिए भी थोड़ा बहुत आपको अच्छी प्रिपरेशन करके जानी पड़ेगी। तो इस पॉइंट को ध्यान से सुनना। इस वीडियो में जो मैं आपको क्वेश्चंस नहीं बताने वाला हूं, मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं, किस सेक्शन से लास्ट 3 सालों में पेपर पूछा है। अगर आप इन सेक्शन को प्रिपेयर करते हो तो आपके क्वेश्चंस ऑटोमेटिक बन जाएंगे, अदरवाइज भाई आप थोड़े से स्ट्रगल कर पाओगे। तो बस ध्यान से सुनना, इस वीडियो कंप्लीट देख लेना, आपके साइंस में अच्छे नंबर आएंगे, 110% की गारंटी है। बट एक पॉइंट सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको बायो में सबसे पहले अच्छा अटेम्प्ट ले जाना है, या आप यहाँ फिजिक्स में, या आप यहाँ पे केमिस्ट्री में। तो मेरे भाई याद रखना, जैसे आपने देखा होगा कि लास्ट प्रीवियस पेपर में जितने भी बार क्वेश्चंस पूछे हैं, जो बता रहा हूं ध्यान से सुनते जाना। बस देखो, मैटर इन आवर सराउंडिंग, मैटर अराउंड अस, प्योर, एटम्स, मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर्स एंड एटम। जैसे भी आपके सामने ये 4 चैप्टर है, ये 4 चैप्टर से मेरे भाई आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू में और लॉन्ग क्वेश्चंस में देखने को मिला है, और एक केस बेस में। उसके बाद आपके पास बायो, फंडामेंटल, टिश्यू ऑफ लाइफ, फंडामेंटल और टिश्यू मोशंस, ये आपके तो इसमें आ जाएंगे। देखो ये वाले से मतलब, और एक ये 2 सेक्टर, मतलब आपके लिए देखा जाए तो ये जो दोनों हैं, यहां से जितने भी डिफरेंशिएट बनेंगे वो आपको करना है। ध्यान से सुनना, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहां से बनेंगे, बंचेस में क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि 10th का भी पेपर हुआ है भाई, कुछ अलग ही लेवल का बंचेस बना। अगर आप ये आपके पास पहला चैप्टर है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे मैटर जो मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, पदार्थ हमारे आसपास के। तो मेरे भाई एक पॉइंट देखो, यहां से जो आपके क्वेश्चंस बार-बार बनते हुए आ रहे हैं, तो एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज याद रखना आपको कि जितने फैक्टर अफेक्टिंग इवोपोरेशन आपके पास, एक ये चैप्टर्स ये फाइनल में आपके बन सकता है, क्योंकि ये जो फाइनल थे ये 2024 के आपसे पहले वाले जो बालक थे उनमें ये क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग इवोपोरेशन एक आपको ये करके जाना है। ये सारे आपके इनके ये टेम्परेचर वाले हैं, इसका ज्यादा मतलब 1-2 नंबर में आ जाए तो आ जाए, ठीक है। उसके बाद सब्लिमेशन, एक ये भी टॉपिक देख लो, वैसे अभी आगे ज्यादा टॉपिक है, ठीक है भाई, इतने पॉइंट समझ गए। उसके बाद आपके सामने आता है, देखो उसके बाद देखो ये जितने भी आपके पास इंपॉर्टेंट टर्म्स मिलेंगे, वही मेरे भाई आपके सामने आने वाले पेपर में, ज्यादा आपको इधर उधर नहीं करनी है। ये तो आपके सामने स्टेट बता रहे कौन से गैसेस स्टेट होता है, कौन से क्या क्या होता है। तो सबसे पहले चेंज इन टेम्परेचर वाला, फिर एक इवोपोरेशंस का जो टॉपिक आएगा, ये मेरे भाई इस आपके पास ही आ गया सब्लिमेशन। एक आपके सब्लिमेशन जरूर करके जाना, क्योंकि सब्लिमेशन के टॉपिक आपसे पूछा जाता है, जो कि कभी-कभी आपके डायग्राम बेस्ड भी हो जाता है, समझे भाई। तो ये पॉइंट होने के बाद इफेक्ट ऑफ सब्लिमेशन का इवोपोरेशन, देखो ये टॉपिक आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मांग सकते हो, क्योंकि इवोपोरेशन से आपके क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं, क्योंकि टर्म 1 के भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे एक्सप्रेस सरफेस एरिया, इंक्रीज इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड। आपको 4 टॉपिक याद रख लेना अफेक्टिंग वाले में, तो आप इसको आराम से लिख सकते हो। फिर इसके बाद जो आता है, जो आपके क्वेश्चंस आता है कि सर्दी में क्यों, मतलब कि रेगिस्तान क्यों ठंडे पड़ जाते हैं, ये इस तरीके की चीजें आपके सामने आएगा। मैं अभी आपको क्वेश्चंस भी दिखा देता हूं, तो आप उससे बहुत इजी तरीके से कर पाओगे, समझे भाई। फिर आपके पास एक ये क्वेश्चंस भी आ जाता है टेम्परेचर और केल्विन में चेंज करने के लिए। आप जानते हो यहाँ पे टेम्परेचर जो केल्विन है, केल्विन को सेल्सियस में चेंज करने के लिए तो हमें क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है 273, ठीक है। अब सेल्सियस से केल्विन पे जाते हो तो क्या करना पड़ता है, प्लस 273। यही हो तो भाई एक बार कमेंट करके बताना आप लोग, ठीक है। उसके बाद में आपके लॉन्ग क्वेश्चंस देखो क्या होता है। ये सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, व्हाई डू वी wear cotton clothes in the summer, हम गर्मियों में कॉटन कपड़े क्यों पहनते हैं। Why do we feel when we keep acetone on ether on the our palm, जब भी एसीटोन एसिड हमारे हाथ पे, हम क्यों ठंडे फील करते हैं। फिर आपके सामने इस तरह से बंचेस वाले क्वेश्चंस भी आते हैं कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स रिस्पांसिबल फॉर द स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड इन द रूम, ठीक है। वाटर टेक्स शेप ऑन द कंटेनर द विच द कैप्ड, जब भी हम इसे कंटेनर में रखते हैं तो क्यों उतना शेप ले लेता है। एक तो ये क्वेश्चंस हो गया। फिर उसके बाद में भाई फुल फॉर्म, तो ये तो पहले पुरानी बातें थी। अब देखो कह रहा व्हाई डज डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन द हॉट ड्राई डे, एक ये हो गया। एंड इवोपोरेशन, अगर आप इस तरह क्वेश्चंस करते हो तो आपके भाई पेपर में इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, इससे ज्यादा बाहर पेपर आपके नहीं आएंगे, समझे मेरे भाई। तो ये सारी चीजें कभी कभी आपको मिलान मतलब मैचिंग करने के लिए भी आता है। तो चलो सेकंड चैप्टर पे आपके सामने आते हैं। ये आपके पास केमिस्ट्री का हो गया सेकंड चैप्टर, ठीक है। ध्यान सुनते जाना बस मेरे भाई। कह रहा इज मैटर अराउंड प्योर, यहां से आपके 2 डिफरेंशिएट बनने चांसेस है। डिफरेंशिएट कौन कौन सा अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो डिफरेंशिएट जरूर करके जाना, क्योंकि डिफरेंशिएट एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं और हर साल आते हैं। एक तो आपके होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस, जिसमें कि ये ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं, ये कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं,
सस्पेंशन भी होता है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। ठीक है भाई, मतलब कि यूनिफॉर्म ये होमोजेनियस जो होता है इजिली डाइल्यूटेड होता है, सब मिल जाता है, घुल जाता है, आप इसे सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है भाई, उसके बाद में आपके मेटल, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स आता है, ये अभी तक देखा नहीं पेपरों में। ठीक है भाई, उसके बाद आपके पास व्हाट इज द मिक्सचर, आपके सामने होमो और हेटेरोजेनियस, मैं अभी आपको बता ही दिया कि टाइप ऑफ मिक्सचर में आपके सामने आता है। मिक्सचर्स टू टाइप के होते हैं, एक तो होमोजेनियस होता है, हेटेरोजेनियस होता है। होमोजेनियस हेटेरोजेनियस पेपर में आने के चांसेस है, ये आपके डिफरेंशिएट में भी आ सकता है। ठीक है दोस्त, तो यहां से आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। फिर आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ये वाला कंसेप्ट एक बार आप समझ जाओ। ये जो सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट के एक डेफिनेशन करके जाना। सॉल्वेंट क्या होता है, कंप्लीटली जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो वो होता है आपके पास सॉल्वेंट। मतलब समझे, जो आप लास्ट में जो फाइनल प्रोडक्ट लाते हो। फिर आपके पास ये कोलाइडल सस्पेंशन है, ये इसमें आपको ज्यादा देखना नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा टॉपिक देखनी है, बस कुछ नहीं। उसके बाद में आपके सामने सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये आप अभी 10th में पढ़ोगे। ठीक है, कंसंट्रेट सॉल्यूशंस। उसके बाद फिजिकल केमिकल, ये तो पहले की बात है। एक बार मेरे भाई, एक बार ना ऑप्शन के लिए ये मेटल और ये नॉन मेटल एक बार आप करके जाना। मेटलॉइड्स भी आ जाता है जो दोनों कंपोजिशन से बने होते हैं। ठीक है भाई, ये पॉइंट हो गया। फिर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, एलिमेंट्स कंपाउंड बहुत बार आ चुका है। ये मिक्सचर कंपाउंड एक आप ये करके जाना। ये जो मिक्सचर कंपाउंड है, ये मिक्सचर कंपाउंड आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर रखता है, समझे मेरे। तो ये सारी चीजें हो गई, अगर आप इतना भी करते हो तो आपका काम पूरा अच्छी तरीके से हो सकता है, समझने ये बात। चलो भाई आगे देखते हैं। ये सब चीजें होने के बाद आपके पास देखते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं, आपके दिखा दूं कि क्वेश्चन आपके किस तरीके से आते हैं। देखो दोस्त, जो क्वेश्चंस आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस, पहले देखो आप लॉन्ग क्वेश्चन सबसे पहले आपके ये बंचेस में, किस में भाई, ये बंचेस में। देखो जो भी देखो आप बंचेस टाइप में देखोगे, ये देखो डिफरेंशिएट किस किस में आ चुका है, तो आप इसको एक बार कंप्लीटली इसको तैयार कर लो, आए तो बहुत अच्छी तरीके से लिख पाओ आप। एलिमेंट्स, कंपाउंड, होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस, कंपाउंड और मिक्सचर, ये तीनों इसमें से आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। और जो क्वेश्चंस आएंगे भाई वो आपको बना के लिखने का आ सकता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आप चलते हैं मेरे भाई, अब जो थर्ड क्वेश्चन है ये अर्थ सेशन रीजन वाले क्वेश्चन है आपके पास। एटम्स एंड मॉलिक्यूल से चलते हैं। एटम मॉलिक्यूल्स में आपके क्या क्या आ रहा है, ये भी पॉइंट आपको देखना है। देखो भाई, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये आप जानते हैं, जो भी पढ़ाते होंगे आपको बोला होगा कि ये भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जी भाई, ये जो है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, और लास्ट ईयर जो है आपके डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पूछा था। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आपको समझना है। फिर उसके बाद में आपके एटॉमिक मास और एटॉमिक ये टाइप होमोस्पेन, ये फॉर्मूला, ये तो आइंस पूछेगा ही पूछेगा एटॉमिक मास वाला। ठीक है, उसके बाद में यहाँ देखो, ये जो आपके सामने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का भी एक बार टॉपिक आप पढ़ के जाना है यहाँ पे। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रॉपर्टीज होता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस होता है, लॉ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे आपके क्वेश्चंस के एलिमेंट्स दिए हुए हैं किस तरीके से होता है। ठीक है, जो प्रीवियस पेपर है वो मैं अभी आपको करवा दूंगा, तो वो चीजें आपको समझ आ जाएगी। ठीक है भाई, ये लॉ ऑफ कंजर्वेटिव प्रोपोर्शंस, ये तो हटाओ इसको, ये एग्जांपल्स के थ्रू दे रखा है किसमें कितने हाइड्रोजन थे। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी देखो, लास्ट टाइम जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है ये आपके पोस्टुलेट पूछा गया था। पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आर फॉलोज, मतलब उनके पोस्टुलेट क्या क्या थे, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेटेड क्या क्या थे। तो ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ द वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड द एटम्स बोला था। जो भी इन्होंने सारी चीजों को बोला था वो सारी चीज इसमें दिया हुआ है। तो मेरे भाई ये पॉइंट समझ गए। उसके बाद में आपके सामने आता हूं, ये जो आपके पास एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स आपको समझ आना चाहिए। उसके बाद में आपके दो चीज, एटॉमिक मास और एटॉमिक क्या कहते हैं, ये देखो एटॉमिक, देखो ये एटॉमिक मास और एटॉमिक मास के लिए एक आता है एटॉमिक नंबर, ये पॉइंट आपको करना है। एक आपको आइसोटोप भी करना है, एक आपको यहाँ पे आइसोबार भी करना है। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ पे पेपर में आ जाता है। अभी देखते क्वेश्चन में आपको, ये तो इनके एटॉमिक मास दिख रहा है और सिंबल दिख रहा है। ठीक है भाई, समझ गए। कैटेनेशन प्लस होता है, एनाइन मतलब नेगेटिव होता है, मॉलिक्यूलर होता है। ये देखो होमोटोमिक, चलो मैं आपको क्वेश्चन में दिखाता हूँ। देखो कंपाउंड ये होता है, कंपाउंड एलिमेंट्स ये होता है, जैसे वाटर H2O कंपाउंड है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना, अमोनिया NH3 होता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन है इसमें। यहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ऑटोमोसिटी से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो ये पॉइंट को आप अच्छे से याद रखो, ऑटोमोसिटी आपके पेपर में आता ही आता है, तो ये पॉइंट समझना। और आपसे ये भी पूछा गया था, लास्ट ईयर पूछा गया था कि नोबल गैस कितने नोबल है, टोटल जो है आपके सामने टोटल यहाँ से नोबल गैस कितने, बताओ भाई, आप लोग कमेंट करके बताओगे। यहाँ पे 5, 6 या 7 या 8,
ये आपके नोबल गैसेस पूछे गए थे, ठीक है, एमसीक्यू में। ठीक है मेरे भाई, ये सारी चीजें, मोलकुलर मास फॉर्मूला क्या होता है मोलिकुलर मास का, ये आपके फॉर्मूले हैं। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये आप इजी तरीके से मोलिकुलर मास निकाल सकते हो। जैसे मान लो आपके पास NaCl है, कितना है यहाँ पे, ये आपके पास NaCl है, तो ये जो सोडियम है, सोडियम कितना देखा है, ये 23 आपके ऑर्डर देखा, और यहाँ पे क्लोरीन का कितना देखा है, 35.5 देखा है। इसके पास एक ही एलिमेंट और तो कुछ दूसरा है नहीं, तो इसके पास भी NaCl एक ही है, तो ये 23 पॉइंट यहाँ पे डाल दो, 35.5 ऐड कर दोगे तो आपका 58.5 यू आ जाएगा, एटम्स आ जाएगा। तो ये आपके मोलिकुलर मास है, तो इसमें ज्यादा कोई दिक्कत है नहीं। जैसे मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन H2 है, तो हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का होता है कि 2 एलिमेंट्स है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना होता है, ये 16 होता है, तो 2 एकम है क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, ये 16 होता है, टोटल आपका 18 यू हो जाएगा। तो ये आपके एटॉमिक मास है, तो इसमें ज्यादा कोई लफड़ा है नहीं भाई, ठीक है, क्लियर भाई। और वैलेंसी तो आपको पता ही होगा। ये देखो यहाँ से आपके ये जो क्वेश्चंस है ये आपके पास आएगा। देखो जैसे मान लो सिंबल आपके पास देखा है, सिंबल क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड का वैलेंसी, ये हाइड्रोजन है, ये आपके पास देखो सल्फाइड है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड कैसे, आप देखो हाइड्रोजन का जो वैलेंसी कितना बचता है 1, सल्फाइड कितना होता है 1, बस आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, आपके पास ये एलिमेंट्स बनके आ जाता है। जैसे यहाँ पे आप कार्बन डाइऑक्साइड देखोगे CO2 होता है यहाँ पे, है ना, CO2 होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को देखो। तो चलो भाई आगे चलते हैं, ये आपको करना है आयंस के भी है, ठीक भाई। एक मिनट रुक जाओ भाई, क्या पिछले साल की एल वाला क्वेश्चन था एक, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस में था पोस्टशिट के। देखो ये मैं आपको क्या था ना कि भाई ये जो है आपके पास राइट द पोस्टुलेट ऑफ डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी करके जाना, इसमें ये आता ही आते पेपरों में। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई किस तरीके से आपको इनके फॉर्मूले बनाने के लिए आएंगे, तो ये भी आप यहाँ से करके जाओ। ये तो मास रेशियो के एलिमेंट पूछ रहा है, बट इनके केमिकल नेम भी पूछ के जाना, और इसके जो फॉर्मूले मंगाने के लिए आते हैं, जो अगर आपके एनसीईआरटी के बैक साइड में पेज में दिया हो ना क्वेश्चन, अगर आप उतने करो तो आपको वहां पे सारा चीज हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन आप लोग से एमसीक्यू में, द केमिकल सिंबल फॉर द नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस का केमिकल सिंबल क्या होता है, NiN2N+N, ठीक है भाई। और यहाँ पे सोडियम का क्या होता है, SO_HD Na और Na, याद रखना पहला ही वर्ड आपका कैपिटल होता है, अदरवाइज सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, छोटे होते हैं। अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा है तो मुझे एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और भाई अगर जो इनका मैथ्स का पेपर है तो भाई एक पॉइंट याद रखना, अगर जिनको मैथ्स में पूरे अच्छे नंबर लाने हैं तो आप अपने SSP के एप्लीकेशन पे डाउनलोड कर लो, SS पार्सल आप जाओ डाउनलोड करके, ई सेक्शन में चले जाना, ई बुक के सेक्शन में, ई बुक ये 9th में जाना, SSP के 9th में, उसमें ऑप्शन आता है कौन सी क्लास में आप हो, तो 9th सेलेक्ट करके ई बुक में जाना, सेट 1 सेट 2 सेट 3 है, बस उतना कर लोगे तो आपके लिए मैथ्स का डर खत्म हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ये पॉइंट हो गया यहाँ पे। उसके बाद में आपके सामने जो आता है, एक सामने आपके पास क्वेश्चंस आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और ये आपके पास बहुत ही खतरनाक चैप्टर है मेरे भाई। यहाँ से आपके बहुत सारी चीजें आती है, जिसमें कि देख लो एक तो इलेक्ट्रॉन्स होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन, एक तो इनके डिस्कवर देख लो, ये थॉमसन ने इसको डिस्कवरी किया था, गोल्डस्टीन इसका डिस्कवर किया था, और जेडविक ने इसका डिस्कवर किया था। ये पॉइंट चार्ज ये देखो -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम होता है, ये +1.6 × 10 की पावर -19 कूलम होता है, ये तो न्यूट्रल होते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद आप सामने आ जाओ, यहाँ पे आपके पास बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके रदरफोर्ड, ये आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है रदरफोर्ड के बारे में। जब एटॉमिक नंबर्स होता है, देखो एटॉमिक नंबर में क्या होता है कि एटॉमिक नंबर जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि आपके यहाँ पे आइसोटोप मैंने बताया है। आइसोटोप में क्या होता है कि आपके जो एटॉमिक नंबर होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम होता है, डिफरेंट क्या होता है, मास अलग होता है। लेकिन जैसे मान लो कैल्शियम है, यहाँ पे भी क्या है आपके पास कैल्शियम है, मान लो यहाँ पे आपके पास जो कैल्शियम है, और यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे 23 हो गया, और यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, यहाँ पे चलो सोडियम से लेते हैं, चलो देखो यहाँ पे जैसे मान लो मैंने यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे आपके पास सोडियम है, ये 11 है, ये 23 है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, 11 हो गया, यहाँ मान लो मैंने यहाँ पे 39 कर दिया। तो इसमें एक तरह से एलिमेंट्स बता रहा है कि आइसोटोप में क्या होता है, सेम नंबर ऑफ एटम्स होता है, डिफरेंट मास होता है। ये जो एटम्स नंबर एटॉमिक नंबर होते हैं ये सेम होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट। ये आइसोटोप होते हैं, और आइसोटोप 3 चीजों में काम आता है। एक तो आपके न्यूक्लियर रिएक्टर में काम आता है, जो आप परमाणु बम बनाते हो। न्यूक्लियर रिएक्टर के बाद आपके सामने ये ग्वेटर का जो बीमारी होता है, घेगर
जो होता है ग्वेटर, उसमें काम आता है सॉल्ट के लिए। एक और काम आता है आपके यहाँ पे कोबाल्ट के लिए, किसमें? कोबाल्ट जो कैंसर का ट्रीटमेंट करता है। तो ये आपके आइसोटोप है। आइसोबार में क्या होता है? एटॉमिक मास सेम होता है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट, तो एलिमेंट भी डिफरेंट होता है। अभी आगे आपको पता चलेगा, समझे भाई? तो ये सारी चीजें हो गई। कैथोड रे वाला है ये। तो देखो जब न्यूट्रॉन्स का हटाओ, यहाँ पे एटॉमिक मॉडल्स हो गया। थॉमसन का भी एटॉमिक मॉडल्स आप देख के जाना, लेकिन रदरफोर्ड का, जे थॉमसन का और रदरफोर्ड का ज्यादा पेपरों में आया जाता है। ठीक भाई, रदरफोर्ड का मॉडल ये थे गोल्ड वाला। ठीक भाई, ये रदरफोर्ड के मॉडल थे। रदरफोर्ड आप एक्सरे एक्सपेरिमेंट से किया था इन्होंने, तो ये पॉइंट को आपको यहाँ पे देख लेना है। ठीक भाई, ये पॉइंट हो गया। यहाँ पे जो इतनी सारी चीजें हो जाती है तो आपके पास क्या होता है, क्वेश्चंस को मैं दिखा देता हूँ आपको। क्वेश्चन क्या होता है, ये सेल होता है, एटॉमिक नंबर होता है, ये सब तो आपको निकालना आता ही होगा। ठीक है भाई, जैसे मान लो एल्यूमिनियम 13 है ना, एल्यूमिनियम 13 हो गया, इसका 27 एटॉमिक नंबर हो गया। तो वो सारी जो आपके एटॉमिक नंबर होते हैं उसमें प्रोटॉन होता है, जो एटॉमिक मास होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे बता देता हूँ कि देखो, जैसे मान लो यहाँ पे 11 और 13 है, तो ये जेड जो है, ये मतलब आपके पास जैसे मान लो एल्यूमिनियम है, आपके एल्यूमिनियम है, तो ये जो होता है जेड आपका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। ये क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। तो मेरे भाई याद रखना, जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो आपके सामने क्या है, इसको कितना 13 दे रखा है, कितना होता है 13, और ये कितना होता है आपके पास 27। ये क्या है आपके पास, ये मास है, और ये क्या एटॉमिक नंबर है ना, एटॉमिक नंबर है, याद रखना, ऐसे ही आपको नंबर है। ठीक है दोस्त, ये हो गया। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि एटॉमिक जो नंबर है एल्यूमिनियम का, उसमें क्या प्रोटॉन होता है, इसमें क्या पाया जाता है, हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, यहाँ प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। तो इसमें पूछते हैं कि भाई बताओ कितने न्यूट्रॉन है, कितने क्या है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आप नंबर ऑफ प्रोटॉन और प्लस में नंबर ऑफ ये जो न्यूट्रॉन रख रहे हो, बराबर में कैसे रखोगे, ये 27 है, क्योंकि 27 तो इसको दे रखा है। फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन हमें 13 ऑलरेडी पता है, क्योंकि इसके अंदर में वैल्यू दे रखी है, ये 13 हो गया। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आराम से ये 27 दे रखा है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर में 27 माइनस में 13 करके आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर में क्या कर सकते हो, 14 कर सकते हो। ये आपका आंसर आ जाएगा, समझे? उसी तरीके से आप सामने यहाँ पे क्लोरीन का भी दे रखा है। ठीक है, क्लोरीन का दे रखा है Cl17 और 35, ये है, आप निकाल सकते हो। सीधी सीधी बात, अगर आपको पता होना चाहिए ना, ये अभी आपको क्या होता है कि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इसमें जो था नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, ये पॉइंट हो गया। तो इस वाले को इसमें से माइनस कर दो, सीधा 35 को 17 से माइनस कर दो, सीधा क्या करो 35 को यहाँ पे 17 से माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। मुझे आप लोग कमेंट करके जरूर बताना भाई इसका क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, ये चीज होने के बाद आपके सामने जो डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन को, ये तो पता ही, पहले सेल में 2 होता है, फिर आपके सामने 8 मिनिमम चलता रहता है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक या तो वेरिएशन बनाने के लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन आता नहीं आता, अगर नहीं आता तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है भाई, जैसे मान लो यहाँ पे आपके पास क्या है, कार्बन है, कार्बन मान लो 6 होता है, कितना होता है कार्बन, क्या है 6, पहले सेल में कितना 2, ये 4 बचे तो 4 आपके लास्ट टाइम बच जाता है। ठीक है भाई, तो ये पॉइंट होता है, तो और कुछ ज्यादा नहीं जोड़ना है इसमें। ठीक है, चलो ये चीजें हो जाएगी। फिर उसके बाद में देखते हैं आइसोटोप, आइसोबार। देखो ये जो चीजें तो आ रही थी, तो यहाँ पे जो आपके पास क्वेश्चंस आता है, ये है आपके सामने जो मैंने अभी आपको बताया था भाई, किस तरीके से आइसोटोप और आइसोबार आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो दोस्त ध्यान से सुनना, जैसे आइसोटोप होता है, आइसोटोप जो एटॉमिक होता है, सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर्स होता है, जो आपके सामने यहाँ देख रहे हो यहाँ पे। फिर आपके सामने क्लोरीन का ये 1735 दे रखा है। फिर इनके यूजेस आपके क्वेश्चंस में पूछ देते हैं। कार्बन 14 यूज्ड इन द कार्बन डेटिंग में काम आता है, और आइसोटोप जो होता है ये आपके ग्वेटर में ट्रीटमेंट के लिए काम आता है, और आइसोटोप कोबाल्ट जो होता है ये आपके कैंसर ट्रीट में काम आता है। जब ये सी चीजें होती है, आइसोटोप यूज द फ्यूल न्यूक्लियर रिएक्टर में भी काम आता है। तो जाना भाई ये सारी चीजें, तो जब ये सब चीजें हो जाती है तो आपके सामने जो है आइसोबार आ जाता है। आइसोबार भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पहले पूछा जाता था, इस बार के 2 साल से ट्रेंड में नहीं था, बट हाँ मिड टर्म में दोबारा से क्वेश्चन इससे पूछा गया। ये सारी चीजें आने के बाद भाई आप कॉन्फ़िगरेशन बनाना भी सीख गए, सारी चीज सीख गए, तो आप पेपर में इजी तरीके से कर सकते हो। यहाँ तक करते करते आपको ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस में जाना, बस याद रखना आपके बने हुए आएंगे, वो आपको बताने पड़ेंगे। जैसे कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएगा, आइसोटोप क्या होता है, पोस्टलेट ऑफ बोहर कितनी, अभी मैंने आपको रदरफोर्ड का था वो भी कर लेना पड़ेगा। तो भाई देखो आपको सारे जाना, क्योंकि एक अनएक्सपेक्टेड होता है क्या है क्या नहीं, तो आप इतना टेंशन ना लो। वहां बट इतना आपका साइंस का अगर आप इस तरह क्वेश्चंस करोगे तो आप डेफिनेटली अच्छे नंबर पे पास हो जाओगे। तो ये मेरे भाई आपके सामने अगला आता है बायो, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। समझ आ रहा, 2 चैप्टर बायो के, आप इससे बायो को देखते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। देखो इसमें क्या क्या है आपके सामने, कंपोनेंट्स
देखो, एक तो प्रोकैरियोटिक सेल, एक यूकैरियोटिक सेल, ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना ही करना है, ठीक है। अगर ये नहीं करोगे तो फिर आपके सामने बहुत दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद आपके सामने जो क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, जो क्वेश्चन आता है, क्योंकि बायो से बहुत क्वेश्चन दिखेंगे, एक जो ये लाइसोसोम्स होता है, ये आपके सुसाइडल बैग होता है, ये 7 पॉइंट्स करके जाना है यहाँ पे, ठीक है। एक आपके पास ये भी डिफरेंशिएट में ये आपके पास आता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कभी कभी ये पूछ देता है रफ में क्या बनता है, ये प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, स्मूथ में क्या बनता है, ये लिपिड है ना, लिपिड करता है। तो ये पॉइंट हो गया आपके। फिर आपके सामने जो आता है ये यूनिफॉर्म और यूनिसेलर और ये मल्टीसेलर, ये भी आपके पास एमसीक्यू में आता है भाई, आप चेक करना, एमसीक्यू में भी आता है और आपके क्या कहते हैं जो डिफरेंशिएट वाला आता है वो भी है, समझे। अगर मेरे भाई अभी भी नहीं पढ़ा, आप जाके चेक करो, आपके पेपर में पढ़ के ही आएंगे। ये प्रोकैरियोटिक वाला और यूकैरियोटिक मैंने आपको एज यूजुअल ऊपर बताया है, ठीक है भाई, ध्यान सुनते जाना। फिर आपके पास यूनिसेलर और मल्टीसेलर, ये सारे क्वेश्चंस जो ना भाई हमेशा याद रखो, 9th ना टॉपिक वाइज बनता है, टॉपिक पे बनता है। फिर आप क्लास 10th में आ जाओ, आपको शुरुआत से भाई तगड़े ले लो, मैथ्स और साइंस अरिस्टिक ना तगड़ा राम बांध दूंगा, आपके बाद दुनिया ढिंडोरा पीटती रह जाती है, अपन सारा पेपर क्लिक करवा देता है, आप जाके 10th की साइंस का पेपर देख सकते हो, समझे मेरे भाई। तो वही चीज होता है, प्रीवियस एनालाइज पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैथ्स के लिए आपको जो मैंने एक ही रामबाण बताया, ऐप डाउनलोड कर लो और लिंक से डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, वो भी ज्वाइन कर लेना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे मिलती जाएगी, ठीक भाई। ये हो गया। फिर आप एक बार ना ये सेल, ये क्या है, नर्वस सेल आप करके जाए, एक्सॉन और डेंड्रिट, ये डेंड्रिट तो ये इधर का ये देखो एक्सॉन और ये डेंड्रिट करके जाना है ना, डेंड्रिट ऊपर वाले एरियाज होते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद ज्यादा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ, इसमें प्लांट सेल और एनिमल सेल भी अभी आएगा, ठीक है, अगले वाले में, तो ये चीज करके जाना। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूजन का देखो, एक तो देखो एंडोस्मोसिस और देखो एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस, ये भी आप करके जाना, क्योंकि ये ना कभी कभी आपके लॉन्ग क्वेश्चन में वाटर वाले रिलेशन से पूछ देता है, ठीक है भाई। ये सब चीजें होने के बाद ये हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, ये भी चीजें आती है। ये आपके पास सेल वॉल है, ठीक भाई। फिर आपके पास फंक्शन ऑफ वॉल किस तरीके से काम करता है, यहाँ पे फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस किस तरीके से काम करता है। फिर आपके पास डबल मेम्ब्रेन्स बॉन्ड होता है, नॉन मेम्ब्रेन्स बॉन्ड होता है। एपिडेमिक देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने अभी आपको बताया, ये इसमें आपके पास डिफरेंशिएट पूछा जाता है, ये डिफरेंशिएट आपसे पक्का पूछा जाता है। अगर डिफरेंशिएट नहीं आया तो इस बेस पे कोई ना कोई क्वेश्चंस आपके बनेंगे, समझे भाई। इधर उधर चक्कर मत पड़ो, बस आपको जैसा बता दो इतना कर लो, आप पास हो जाओगे, ठीक है। अच्छे नंबर से फिर 10th में आ जाओ, डंका बजा देंगे, समझे मेरे। तो यहाँ से ये सारी चीजें, ठीक है। फिर आपके पास वोकल्स हो गया, लाइसोसोम, सुसाइडल बैग, ये आप पता चल गया इसके क्या होता है। फिर देखो एक प्लांट सेल, एनिमल सेल, ये आज तक के सीबीएसई के एग्जाम जितने भी हुए, चाहे प्राइवेट गवर्नमेंट, सबके फेवरेट रहा भाई। तो ये कौन सा प्लांट सेल और एनिमल सेल, ये आपके डिफरेंशिएट है, तो ये पॉइंट आप समझ जाओ, ठीक है, समझ गए यहाँ पे। तो उसके बाद आपको क्वेश्चंस का आइडिया लग गया होगा भाई क्वेश्चन किस तरीके का आ सकता है। क्वेश्चन आपके सामने है, ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछ रहा है, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में भी पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है भाई, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद में आपके सामने क्या फंक्शन ऑफ वोक्यूल, इसके फुल फॉर्म भी करके जाना, फुल फॉर्म कभी कभी आ जाता है, ठीक है, पिछले साल फुल फॉर्म भी देखा था। फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स किस तरह के फंक्शन होता है, एससीआर क्या होता है, मेसोसिस और माइटोसिस के बीच में डिफरेंशिएट, यूनिसेलर मल्टीसेलर डिफ्यूजन, ये तो हटाओ, समझे यहाँ। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछता है, आप पूरे चैप्टर को रिवाइज करो, क्योंकि बायो आपके 2 चैप्टर इसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से करना पड़ेगा, समझे भाई। तो ये सब चीजें होने के बाद आपके सामने आता है टिश्यूज, और यहाँ से भी आपके बहुत सारे पेपर भर भर के बनेंगे। तो मेरे भाई इसमें आपके पास क्या करना है, ध्यान सुनना। सबसे पहले एक तो एनिमल टिश्यूज आता है और ये प्लांट टिश्यूज, तो हर साल प्लांट टिश्यू ज्यादा पूछा जाता है, जैसे कि पेरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्केलेनकाइमा, ये रहा आपके सामने। ये भाई देखो ये पेरेन्काइमा हो गया, ये पेरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्केलेनकाइमा, ये आपके सामने सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, समझे। जब ये सारी चीजें आ जाती है, फिर आपसे जाइलम और फाइलम का भी आता है। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये एनिमल टिश्यूज है, एनिमल टिश्यूज में क्या क्या चीजें, प्लांट टिश्यूज, एनिमल टिश्यूज, डिफरेंशिएट आ जाएगा। देखो ये डायग्राम पहले आ जाते थे, लेकिन इसका कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आप अपना नेमिंग इसका कर लो, समझे भाई। जब ये नेमिंग कर लोगे तो आपके सामने बहुत सारी चीजें मैच कर जाएगी, समझे दोस्त। ये हो गया यहाँ पे। फिर आपके सामने एक स्टोमेटा, ये भी करके जाना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके सामने, ये आपके सामने इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस होगा। तो ये दोनों दिन में से किसी न किसी एक दिन में आपके पेपर में आ सकते हैं, तो ये पॉइंट समझो, ठीक है। फंक्शन ऑफ एपिडर्मिक एपिडर्म्स हटाओ यहाँ पे, पेरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, और देखो ये जो डिफरेंशिएट है, ये डिफरेंशिएट आप कर लो, पक्की बात है। तीनों में एक तो कौन कौन सा, ये पेरेन्काइमा, एक ये कोलिनकाइमा, एक आपके पास स्केलेनकाइमा, ये आपको करना ही करना है किसी भी हालत में, चाहे पेपर में आए ना, क्योंकि यहां से चांसेस होता है हर बार पेपर बनाने का। तो ये वो पॉइंट समझ गए। तो चलो भाई देखते हैं फिर आपके सामने क्या है। ये तो डिफरेंशिएट मैंने बताया आपको, पेरेन्काइमा, कोलिनकाइमा का क्या है। यहाँ सब होने के बाद आपके सामने जो है ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, जाइलम और फाइलम। तो एक तो आपके पास ये क्या है,
जाइलम और फाइलम का भी आपको करना ही है। एक तो ये क्या है जाइलम फाइलम का, ये जाइलम और फाइलम का आपके पास करना ही करना है, समझे भाई। तो ये सब चीजें होने के बाद आपके पास क्या होगा भाई, जब ये फाइलम जाइलम और फाइलम आ जाएगा, फाइलम वाला हो जाएगा, फिर ये डिफरेंशिएट इसका पूरा पूरा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप आराम से कर लेना, ये वाटर कैरी करता है, वो जो आपके फूड्स होते हैं उनको कैरी करता है। तो ये सारी चीजें उसके एनिमल टिश्यूज में कौन कौन सा आ गया, लिगामेंट। देखो ये जो है आपके पास यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछता है, यहाँ से क्वेश्चंस आपके क्या है, देखो जैसे मान लो एरियल टिश्यूज के बारे में पूछता है, ये टेंडन और लिगामेंट का मोस्टली क्वेश्चंस आता है, और ब्लड और लिम्फ का भी क्वेश्चंस आता है। तो देखो जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लो ये मैंने एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, MBT है ना भाई, M से क्या होता है यहाँ मसल्स, S से B से क्या होता है बोन, T से क्या होता है आपके टेंडन। तो मोहम्मद बिन तुगलक याद रखना, मसल्स को बोन कौन कनेक्ट करके रखता है, टेंडन करके रखता है, और मसल टू मसल कौन लिगामेंट करके रखता है। तो MBT याद रखना यहाँ पे, MBT मोहम्मद बिन तुगलक, मांस को बोन से कौन कनेक्ट कर रखता है, टेंडन कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। ये भी पॉइंट हो गया आपके सामने। जब ये सब चीजें हो जाती है तो आगे आपके सामने क्वेश्चन आता है इसके कनेक्टिव टिश्यू। देख भाई यहाँ से कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मान लो आपके सामने ये आरबीसी पूछ जाए, ये एरिथ्रोसाइट्स होता है, ठीक है। इसे हीमोग्लोबिन होता है, प्लेटलेट्स, लिम्फोसाइट्स और लिम्फोसाइट WBC का, यहाँ से आपके पास पूछ देगा आरबीसी और WBC के डिफरेंशिएट पूछता है, या उसके बारे में कंप्लीट पूछ दे। तो ये भी पॉइंट आपको याद होना चाहिए। और एक नंबर में आप ये पढ़ के जाना, जो प्लाज्मा है 55% पार्ट्स ऑफ बॉडी में होते हैं, ठीक है। कार्पल्स 45% ब्लड में होते हैं, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होता है, ये एरिथ्रोसाइट कहते हैं, ये 120 डेज इसकी लाइफ होती है, ये भी पॉइंट याद है। WBC व्हाइट ब्लड सेल, इसे ल्यूकोसाइट कहते हैं, ये 7 डेज द सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी इसको कहते हैं। ये आपके इंपॉर्टेंट है, कर लेना, ठीक है भाई। तो ये पॉइंट समझे। फिर आपके सामने मैंने बताया कि जो आपके सामने एक देखो बोन्स कार्टिलेज, ये हो गया बोन्स हो गया, ये सारी चीजें हैं, ठीक है भाई, समझ रहे हो ना। यहाँ पे बोन्स कार्टिलेज, एक देखो ये बोन्स और कार्टिलेज में भी आपके क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी। देखो ये कभी कभी बोन्स और कार्टिलेज दोनों में किसी न किसी में एक दिन आपके आ जाएगा। तो ये मेरे भाई आपके पास दोनों चैप्टर्स हो जाते हैं। फिर टेंडन लिगामेंट बता दिया, यहाँ पे जॉइंट मसल टू बोन, ये देखो बता दिया था। लिगामेंट जो था मेड अप ऑफ द व्हाइट कोलेजन से बना होता है, मेड अप द व्हाइट कोलेजन फाइबर से बना होता है। ये भी पॉइंट आपको याद है। कनेक्ट बोन टू बोन कनेक्ट करता है कौन, लिगामेंट। तो ये भी पॉइंट आपको समझना चाहिए, ठीक है भाई, ये पॉइंट समझ गए। फिर आपके पास मस्कुलर टिश्यूज में आ जाता है। मस्कुलर टिश्यूज में स्मूथ मसल्स, देखते हैं एक बार ये कौन कौन सा आता है। स्ट्रेटेड नॉन, ये देखो भाई ये जो है आपके पास ये स्ट्रेटेड और ये नॉन स्ट्रेटेड मसल्स भी आपके पास आ जाता है। ये कार्डिक, अगर इसका इससे रिलेशन पूछ दे, इसका इससे रिलेशन पूछ दे, या इसका इससे रिलेशन पूछ दे, किसी न किसी में एक आपका रिलेशन आ जाएगा, ठीक है भाई। नर्वस टिश्यूज के ये आपके पास स्ट्रक्चर्स है, ये डायग्राम है, इसके बारे में कंप्लीट आपको पढ़ के ही जाना है, समझे मेरे भाई। ये नाम याद हो, डेंड्रिट बीच वाला एक्सोन्स होता है, ये वाला एक्सोन टर्मिनल्स होता है, ये जो बीच वाला गैप था नोड्स ऑफ रेनवियर्स होता है, ये सचवान सेल इस चीज को बताया था, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो ये सारी चीजें होने के बाद आपके सामने क्या है, आपके पास क्वेश्चंस आ जाते हैं, और जिसमें कि आपके देखो जाइलम फाइलम के बारे में आपके फिर MCQ भी आ रहा है। यहाँ पे ग्रोथ इन द प्लांट किस तरीके से होता है, इंटरकलरी मैथमेटिक के बारे में क्वेश्चन पूछा है, पर हम आपको सामने लॉन्ग क्वेश्चन डिफाइन कर रहे हैं। फिर इसके बाद में जो प्रीवियस पेपर में आया वो मैं क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा, जिससे कि आप अपना माइंड सेट करके एग्जाम हॉल में जा सकते हो, क्योंकि 9th को भाई बचाना बहुत जरूरी है, जब भी 10th में कुछ मामला हो पाएगा। अब वैसे बताया कि आप मिड टर्म में बहुत सारे बच्चे फेल हुए थे, तो भैया इस बार तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, समझे भाई। जिसमें कि हर बार ये क्वेश्चन का देखो, एक ये हो गया, और एडिपोज टिश्यूज के बारे में हो गया, क्लासिफाई लेवल द डायग्राम ऑफ द स्मॉल पोर ऑफ द एपिडर्मिक, स्टोमाटा वाला कर लेना इसके जगह पे। और ये चीजें होने के बाद आपके पास और एक लॉन्ग क्वेश्चन में किधर है डिफरेंशिएट, देखो ये बता रहा था ना मैं आपको कि पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा, ये डिफरेंशिएट, ये कनेक्टिव टिश्यूज के आ सकते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है भाई, ये पॉइंट हो गया। फिर आपके सामने ये कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, स्केलेनकाइमा, और जो मान लो ये आपके पास साइटोप्लाज्म आ गया, फंक्शंस आ गया, न्यूक्लियस, इनको डिफाइन करने के लिए आता है। किसके लिए आता है भाई, ये डिफाइन करने के लिए आता है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। जब इतनी सारी चीजें हो जाती है तो आपका बस काम खत्म होता है, बस अब रखता है आपको कंप्लीटली रिवाइज करना, और इमोशन से आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे उसके आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो मेरे भाई आप लोगों का कमेंट हो तो इमोशंस के न्यूमेरिकल्स के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बता दूंगा, नहीं तो आपके लिए इतना सफिशिएंट है। और भाई एक बार पढ़ लो थ्रोली, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में है वो मैं आपको डिस्कस कर बताऊंगा कि पेपर पूछता कैसे, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको यहाँ तक अच्छी लगी। भाई प्लीज सर आप लोग लाइक नहीं करते हो, लाइक जरूर करना, अपने एक छोटा सा प्यार जरूर दिखाना, इस वीडियो को शेयर करना। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।